मेरी मौत के तीसरे दिन मेरी सौतेली माँ को आखिरकार मेरी लाश मिली। मैं और मेरा भाई एक साथ कार एक्सीडेंट में फंस गए थे। मेरी हालत बहुत खराब थी। मुझे तुरंत बचाने की जरूरत थी। लेकिन मेरी माँ, जो हॉस्पिटल की डायरेक्टर है, ने सारे डॉक्टर और नर्सों को मेरे भाई के पास बुला लिया, जिसे बस हल्की सी खरोंच आई थी। मैं उस ठंडी स्ट्रेचर पर पड़ा पड़ा पूरी ताकत से गिड़गिड़ा रहा था, माँ, मुझे बचा लो। लेकिन उसने मेरी तरफ सिर घुमाकर बस झल्लाकर चिल्लाया, कितनी बकवास करता है, देख तेरे भाई की स्किन छिल गई है। ये कहकर वो मुड़ी और मुझे दोबारा नहीं देखा। मुझे लगा मेरे शरीर की गर्मी खत्म हो रही है। नजर धुंधली हो गई और आखिर में मैं उसी कोने में मर गया जहां किसी ने मुझे पाया तक नहीं। लेकिन बाद में पता चला कि मेरी मौत की खबर सुनकर वही माँ जो मुझसे सबसे ज्यादा नफरत करती थी, पूरी तरह पागल हो गई। अचानक ऑपरेशन थिएटर में मुझे होश आया। मैंने धीरे से उठकर देखा तो मेरा अपना शरीर अब भी ऑपरेशन टेबल पर पड़ा था, बिल्कुल पीला और बेजान, जैसे किसी रहस्यमयी ताकत ने खींच कर रख दिया हो। मेरी अब भी दर्द करती आत्मा को घसीटता हुआ मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर उड़ता हुआ माँ के पास जा पहुंचा। उस वक्त माँ फिक्र से मेरे भाई को बिस्तर पर देख रही थी और उससे इतनी प्यारी आवाज में बात कर रही थी, जो मेरे लिए बिल्कुल अनजानी थी। की तुम्हें जल्दी जागना होगा। जब तुम जागोगे तो माँ उस जानवर से तुम्हारे सामने माफी मांगवाएगी। पास ही डैड बहुत बेसब्र थे। अगर शुआन्यान आता है तो वो जानवर बस मुसीबत बढ़ाएगा। अगर वो नहीं होता तो ये इतना बुरी तरह जख्मी नहीं होता। काश वो मरी जाता। मैं एक तरफ खड़ा ताने से मुस्कुराया। पता चला कि मेरे मम्मी डैड ने पहले से ही मेरे खिलाफ राय बना ली थी और सारा दोष मेरे सिर डाल दिया। तभी रेस्क्यू टीम के सारे लोग उसके यांकू के कमरे में ही जमा थे। माँ के हुक्म के बिना किसी की हिम्मत नहीं थी वहां से जाने की, जब तक डॉक्टर एग्जामिनेशन के रिजल्ट लेकर नहीं आया और माँ को बताया कि उसके यांकू को कुछ खास नहीं हुआ। तब जाकर एक टीम मेंबर ने हिचकते हुए मेरा नाम लिया, कैप्टन। लगता है जुआन यान बहुत जख्मी है, क्या आप उसे देखने जाएंगी? माँ ने तुरंत अपना तना हुआ रवैया छोड़ा और थोड़ा झल्ला गई। वो जानवर अब कौन सा ड्रामा कर रहा है? क्या उसे नहीं पता कि उसने अपने भाई को कितना नुकसान पहुंचाया? और अब भी बकवास करने की हिम्मत है। मैं उसे घूर रहा था। अब मुझे कोई गम नहीं हो रहा था, बस सीने में एक खालीपन था, जैसे कोई टुकड़ा नोच लिया गया हो। उसका यांकू और मैं एक ही वक्त जख्मी हुए। साफ था कि मेरी हालत उससे बदतर थी। फिर उन्होंने क्यों पक्का मान लिया कि मैंने ही उसे जख्मी किया? शायद दिखावे के लिए। माँ ने आखिरकार झुंझलाकर मेरे फोन पर कॉल लगाई। लेकिन जब नर्स ने फैमिली की कॉल रिसीव की तो माँ ने दूसरी तरफ से किसी के बोलने का इंतजार तक नहीं किया और गालियां देने लगी। सुशांत, तुम बड़ा भाई होकर ऐसी हरकत नहीं कर सकते। तुमने तो अपने भाई की हड्डी तुड़वाई दी थी और अब भी शर्म नहीं आई ये सब ड्रामा करते हुए। मुझे डांटने के बाद उसने तुरंत फोन काट दिया। जरा भी फिक्र नहीं दिखाई। और हाँ, उसने सारे रेस्क्यू वालों को मेरे भाई के कमरे में ही रहने का ऑर्डर दिया, कहीं कुछ हो जाए। मैं हवा में तैरता हुआ अपने होंठ टेढ़े कर लिए। कोई इमोशन महसूस नहीं हो रहा था। नर्स ने फिर कॉल की। डायरेक्टर मेन, आपका बेटा सुशांत बच नहीं पाया, वो मरने वाला है। अगर आप अभी आए तो शायद उसे आखिरी बार देख सकें। लेकिन माँ को पूरा यकीन था कि मैं नाटक कर रहा हूँ। उसने ठंडी हंसी छोड़ी। लगता है इस कमीने को कम चोट लगी। और ऊपर से नर्स को भी अपनी तरफ मिला लिया। उसकी बात खत्म होते ही उसका यांकू, जो बेहोशी का नाटक कर रहा था, ने हल्की सी दो खांसी मारी और धीरे धीरे जाग गया। क्या हुआ माँ? भैया को कुछ हो गया? कहते हुए उसने फिक्र करने का नाटक किया और मुझे ढूंढने उठने की कोशिश की। माँ ने प्यार से उसे रोका और फिर सख्त लहजे में बोली, सुशानियान, काश तुम अपने भाई से आधी अक्ल तो रखते तो आज ये नहीं होता। अभी यहाँ आओ, घुटनों के बल बैठकर अपने भाई से माफी मांगो। ये कहकर उसने गुस्से में फिर फोन काट दिया। पास खड़े डैड ने हिकारत से कहा, यांकू अभी अभी जख्मी हुआ है, उसे आराम चाहिए। तुम उस जानवर को क्यों बुला रही हो जो बस झगड़ा करने आएगा? उसका यांकू ने अपना मकसद पा लिया। उसकी आंखों में सब्र की चमक आई। लेकिन मम्मी डैड को पता न चले, इसलिए उसने झट से सिर झुका लिया और फिर गुनहगार जैसा चेहरा बना लिया। माँ, डैड, उनकी नजरों में उसका यांकू हमेशा सबसे फर्माबरदार और अच्छा बेटा था। मैं तो कभी था ही नहीं। उन्होंने कभी सोचा नहीं कि शायद ये एक्सीडेंट कोई इत्तेफाक न हो। अपने यांकू को इतना परेशान देख माँ ने त्योरी चढ़ाई। उस जैसा मतलबी इंसान अच्छे स्कूल में जाकर भी क्या करेगा? बस एक सीट बर्बाद करेगा। और हाँ, अगर सचमुच उसे जाने दिया तो बाहर निकलते निकलते अपना नाम तक भूल जाएगा। उसका यांकू ने मासूमियत का नाटक करते हुए मेरे लिए सिफारिश की, माँ, भैया के बारे में ऐसा मत बोलो। उसने जरूर एडमिशन के इस मौके को बहुत अहम माना है, तभी तो ऐसे तरीके अपना रहा है। उसे लगता है कि अगर वो मेरी तरह अच्छा बनेगा तो मम्मी डैड उस पर ध्यान देंगे। माँ ने त्योरी चढ़ाई, अगर उसे सचमुच हमारा ध्यान चाहिए तो उसे अच्छे से रहना चाहिए, न कि हर रोज इन चालों से मुसीबत खड़ी करे। मुझे कोसने के बाद उसने फिर अपने यांकू को दिलासा दिया, अच्छा, माँ जानती है कि हमारा यांकू सबसे समझदार है, लेकिन अच्छाई सही जगह लगानी चाहिए। शुआ न्यान जैसे एहसान फरामोश और ठंडे दिल वाले कुत्ते पर अच्छाई करोगे तो वो तुम्हें और जख्मी करेगा, ताकि तुम पर और हावी हो सके। उसका यांकू आधा अधूरा समझने का नाटक करता रहा, लेकिन कुछ बोला नहीं। वो अच्छी तरह जानता है कि मम्मी डैड के इमोशंस को कैसे हैंडल करना है। ऐसे मौकों पर ज्यादा बोलना बेकार है, बस हल्का सा इशारा काफी है। मुझे तो इसकी आदत हो गई थी। छोटे से उसका यांकू हमेशा कुछ ही बातों में मम्मी डैड का दिल जीत लेता
और दोनों पूरी तरह उसकी तरफ हो जाते, उसकी तारीफ करते और मुझे नफरत से डांटते। अब भी अगर मैं उनके सामने खड़ा होकर गिड़गिड़ाकर सफाई देता तो वो बस यही सोचते कि मैं उनकी आंखों पर झूठे इल्जाम लगा रहा हूँ। अचानक दरवाजा तेजी से खुलने की आवाज आई, जिससे उनकी बातें रुक गईं। गौर से देखा तो पता चला कि वो हमारी बड़ी दीदी शुआनीन है, जिसे आमतौर पर खाना खाने की भी फुर्सत नहीं होती। उसे जैसे ही अपनी आंखों की खबर मिली, तुरंत लौट आई। इस घर में मेरी दीदी शुआनीन अपने यांकू से उतना प्यार करती है जितना मम्मी डैड भी नहीं। उसके यांकू के कुछ रिएक्ट करने से पहले ही वो उसके बिस्तर पर झपट पड़ी, उसे सिर से पांव तक चेक करने लगी। जब यकीन हो गया कि उसकी चोटें गंभीर नहीं है, तो उसने फिक्र से उसे गले लगा लिया। तुम्हें ये कैसे हो गया? ये कि तुम तो अपनी दीदी को डर से मार ही डालोगी। उसकी यांकू ने अपना पुराना तरीका दोहराया और कमजोर आवाज में बोला, मुझे कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना दीदी, फिक्र मत करो। भैया भैया ने जानबूझकर तो नहीं मुझे कार से धक्का दिया था, प्लीज उसे डांटना मत। उसके यांकू की बात खत्म होते ही पूरा घर फट पड़ा। शुआनी ने आंखें फाड़ दी। क्या? उस कमीने शुआन ने तुम्हें धक्का दिया? माँ, डैड, आप लोग उसे काबू क्यों नहीं करते? अभी वो कहाँ है? उसे मिलने दो, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। डैड ने मेज पर थप्पड़ मारा। मुझे लगा बस तुमने उसका ठीक से ख्याल नहीं रखा, इसलिए एक्सीडेंट हुआ, लेकिन जब वो कमीना मिलेगा मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। माँ की आंखों में उसी पल नफरत भर आई, जैसे वो मुझे अपने हाथों से गला घोंटना चाहती हो। इकी, चिंता मत करो, माँ उसे नहीं छोड़ेगी। उसके यांकू ने नजरें चुरा ली। डर रहा था कि कहीं मामला बड़ा न हो जाए और उसकी पोल खुल जाए। उसने झट से मुझे ढूंढा और कहा, माँ, डैड, दीदी, भैया पर इतना गुस्सा मत हो। इकी नहीं चाहता कि तुम लोग मेरी वजह से भैया को मारो। शायद वो इतना डर गया था कि मुझे ठीक से याद नहीं। आखिर वो मेरा सगा भाई है, चाहे मुझसे चिढ़ता हो, पर मुझे मारना तो नहीं चाहेगा। मेरी दीदी ने हल्की सांस छोड़ी और अपने यांकू के सिर पर हाथ फेरा। आए, तुम बहुत अच्छे हो, हमेशा दूसरों के लिए बहाने ढूंढते हो। बड़े होकर समझोगे कि इंसानी दिल कितना बुरा हो सकता है। पास खड़ी माँ ने अपनी वानिन की हाँ में हाँ मिलाई। बिल्कुल, जब मैं गई थी तो वो बुराई से भरा पैदाइशी कीड़ा ईकी के बगल में पड़ा मरने का नाटक कर रहा था। मुझसे कह रहा था कि वो मर रहा है। असल में वो अपने भाई को नुकसान पहुंचाना चाहता था, रेस्क्यू में देरी कराना चाहता था। उसके यांकू ने जल्दी से माँ का हाथ खींचा, नहीं चाहता था कि वो और बोले। माँ, शायद भैया सचमुच जख्मी हो गया हो, चलो इस बात को छोड़ो, अब उसके बारे में और नहीं बोलते, ठीक है? उसके यांकू ने माँ का हाथ हिलाकर लाड़ जताया। वो जानता था कि माँ उसे मना नहीं कर सकती। माँ ने हार कर सिर हिलाया। तुम जैसा बेटा पाने के लिए तो भगवान जाने कितने जन्मों की पुण्याई चाहिए। शुआ न्यान जैसा नहीं जो अंदर से सड़ा हुआ है। माँ तुम्हारी बात मानती है। ईकी, हम उस कमीने पर ध्यान नहीं देंगे, ज्यादा से ज्यादा उसे घर में नहीं आने देंगे। देखो फिर कैसे हमारी ईकी को नुकसान पहुंचाता है। तब मैं कमरे के एक कोने में चुपचाप खड़ा था, देख रहा था कि डैड, माँ और मेरी दीदी सब मिलकर उसकी आंखों के बिस्तर के पास बैठे हैं। एक अनकही कड़वाहट मेरे दिल को घेर रही थी। अचानक मुझे लगा जैसे मैं नाले का कोई कीड़ा हूं जो दूसरों की खुशी ताक रहा है। और फिर भी ये लोग मेरा परिवार हैं, मैं उनका बेटा हूं और भाई भी। लेकिन उसके यांकू को सारा प्यार मिलता है, जबकि मेरे साथ ऐसे भगाया जाता है जैसे सब चूहा समझते हो। मैं किसी भी तरह वहां से भाग जाना चाहता था, एक भी शब्द और नहीं सुनना चाहता था, लेकिन मेरी आत्मा माँ के साथ मजबूती से बैंधी थी, कहीं नहीं जा सकती थी। बस मजबूर था कि वो लोग मेरे कान के पास बैठकर जी भर के मुझे गालियां देते रहे। कुछ दिनों बाद पूरे घर की सावधानी भरी देखभाल में उसका यांकू हॉस्पिटल से छूट गया। माँ इधर उधर सामान समेट रही थी। डैड पहले ही कार हॉस्पिटल के दरवाजे तक ले आए थे, इस डर से कि कहीं उसे एक कदम भी ज्यादा न चलना पड़े। मेरी दीदी ने उसे खुद जूते पहनने तक नहीं दिए। घर जाते वक्त माँ बड़बड़ाती जा रही थी, ये शूशा न्यान तो इंसान ही नहीं है। जब तक उसका भाई हॉस्पिटल से निकला उसने एक बार भी मिलने नहीं आया। माफी तो बहुत दूर की बात है, देखना जब घर पहुंचूंगी तो उसकी कैसी मरम्मत करती हूँ। डैड ने माँ को तिरछी नजर से देखा। मैं तो पहले ही कहता था, उसे घर में रखना एक अभिशाप है। देर सवेर कुछ न कुछ होना ही था। मरम्मत शब्द सुनते ही मुझे मिली जुली फीलिंग्स होने लगी। पुरानी यादें दिमाग में भर गईं। बचपन से माँ ने हमेशा मेरे भाई को तरजीह दी, हर चीज में मेरे हार मानने की उम्मीद रखी, सिर्फ इसलिए कि जिस दिन मेरा भाई पैदा हुआ मैंने अनजाने में थोड़ा पानी गिरा दिया, जिससे माँ गिर गई और वक्त से पहले डिलीवरी हो गई। छोटा भाई हमेशा देखभाल के बुलबुले में रहकर पूरे घर को परेशान रखता। डैड ने भी मुझे एक ऐसा थप्पड़ मारा कि मेरे कान का पर्दा फट गया। तुम तो सचमुच मनहूस हो, जब तुम्हारा भाई पैदा हुआ तो तुमने उसकी जान लेते लेते बची। माँ हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटी लेटी कमजोर आवाज में आंखें खोली। उनकी निगाह में मेरे लिए सिर्फ मायूसी थी। और प्राइमरी में बस अपने भाई उसके यांकू से एक खिलौना कार के लिए झगड़ा हुआ था। मेरे डैड ने मुझे इतना पीटा कि मैं 3 दिन बिस्तर से नहीं उठ पाया। वो मेरा सबसे पसंदीदा खिलौना था, हालांकि वो डैड के एक बिजनेस ट्रिप से लाया हुआ अतिरिक्त गिफ्ट था जब उन्होंने उसके यांकू के लिए कोई तोहफा खरीदा था। लेकिन उसके यांकू के पास तो इतनी सारी खिलौना कारें थीं कि कई डिब्बों में नहीं समाती थीं। फिर भी उसने जानबूझकर मुझसे उसी के लिए झगड़ा शुरू कर दिया। खींचातानी के दौरान उसने अचानक दर्द से चीख मारी और जोर जोर से रोने लगा। माँ ने घबराकर मेरे भाई को गले लगाया और आंसुओं के बीच चिल्लाई, सुशांत न्यान, तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई ने पहले ही बहुत कुछ झेला है, अब और क्या करना चाहते हो उसके साथ? मैंने नहीं किया, इससे पहले कि मैं समझा पाता। उसके यांकू ने पहले ही कुछ आंसू निचोड़ लिए और बोला, माँ,
गुस्सा मत हो, ये मेरी गलती है। मुझे तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए था, नहीं एक खिलौने के लिए भैया से झगड़ना चाहिए था। जब डैड घर आए और ये सीन देखा तो उन्होंने सीधे मुझे उठाकर पीटना शुरू कर दिया। तुम जैसा ठंडे दिल का बच्चा, बेहतर है कूड़े में फेंक दिया जाए। घर में रहना सिर्फ बदकिस्मती है। रोते रोते मैंने डैड से मिन्नतें की कि मारना बंद करें, लेकिन जितना मैं रोता उतना ही उन्हें लगता कि मैं नाटक कर रहा हूँ और वो जोर से मारते। माँ और मेरी दीदी दूर से बेपरवाही से देख रही थी, जैसे चाहती हूँ कि डैड मुझे मार मार कर खत्म ही कर दें, जैसे मैं उनका दुश्मन हूँ। उस दिन से जब भी मैंने अपने भाई को रुलाया, मेरे ऊपर मम्मी डैड की डांट और पिटाई बरसती। धीरे धीरे मैंने किसी भी प्यार के लिए अपने भाई से झगड़ा करना, अपनी सफाई देना, यहाँ तक कि पास जाना भी छोड़ दिया। यहाँ तक कि अब तो उन्होंने मुझे उस ठंडी ऑपरेशन टेबल पर अकेला छोड़ दिया ताकि मैं खुद ही निपट लूं। घर में घुसते ही उसका यांकू ने सोफे पर धम्म से छलांग लगाई और जैसे ही उसने कहा कि भूख लगी है, मेरी बड़ी दीदी किचन में भाग गई और उसे दिखाने लगी कि उसने कौन सी नई रेसिपी सीखी है। मेरी दीदी, जिसने कभी खाना नहीं बनाया था, अपने फोन पर तरह तरह की पौष्टिक खाने की रेसिपी ढूंढ रही थी, इस डर से कि कहीं उसके यांकू को तकलीफ न हो। डैड ने सबसे नया लग्जरी वीडियो गेम कंसोल निकाला और बोले कि ये उसको हॉस्पिटल से छुट्टी का गिफ्ट है, मौत से बच निकलने की खुशी में। माँ ने अपनी तरफ से उसके यांकू के कमरे की ऊपर से नीचे तक सफाई की और तरह तरह के हेल्दी पौधे और फूल लगा दिए। बोली कि इससे ताज़ी हवा आएगी और रिकवरी अच्छी होगी। उसका यांकू बस सोफे पर लेटकर वीडियो गेम खेल रहा था। पूरा घर उसकी परेशानी में लगा था और उनके साथ जो लौटी थी वो थी मेरी आत्मा भी। लेकिन ये जगह, जो मेरे लिए इतनी जानी पहचानी है, हमेशा मुझे हड्डियां तक ठिठुराने वाली ठंड देती है। अचानक डोरबेल बजी। मैंने देखा एक बहुत जानी पहचानी शख्सियत। वो थी मेरी गर्लफ्रेंड शियान। अंदर आते ही उसने उसके यांकू की सेहत के बारे में पूछा। अंकल आंटी, सुना यूयू आज हॉस्पिटल से आ रहा है, तो मैं उसे देखने के लिए कुछ सप्लीमेंट ले आई। उसका यांकू ने तुरंत कंसोल छोड़ा और शर्माने का नाटक करने लगा। दीदी आनान, इतनी तकलीफ उठाने का शुक्रिया, मैं तो पूरी तरह ठीक हो गया हूँ। जान ने उसे एक मीठी स्माइल दी। मेरे सामने जो बर्फ की देवी थी, वो मेरे भाई उसके यांकू के सामने एक मीठी पड़ोसन जैसी बन जाती थी। मैंने उसे देखा और एक अनकही अजीबियत महसूस हुई। अचानक उसने बात बदली और मेरा नाम लिया। उससे पहले तो पूरे घर को मेरा वजूद ही भूल चुका था। मेरा नाम सुनते ही माँ ने त्योरी चढ़ाकर कहा, उस कमीने का नाम क्यों ले रही हो? उस दिन उसे 2 शब्द कहे थे तो उसने घर का मुंह तक नहीं देखा। खैर, क्योंकि उसे बाहर रहना इतना पसंद है तो कभी वापस ना आए। बाहर ही मर जाए तो घर में शांति रहेगी, रोज रोज की मुसीबत नहीं झेलनी पड़ेगी। शियान ने झट से सिर हिलाया। हाँ, बेहतर है कि वो वापस ना आए ताकि यूयू के आराम में खलल न पड़े। शुआनिन एक न्यूट्रिशन की बोतल लेकर बाहर आई और मजाक करते हुए बोली, अच्छा, तुमने सोच लिया कि सुशानान से कब ब्रेकअप करना है? मैं आगाह कर रही हूँ। शियान ने शर्म से सिर झुका लिया। बस आज ही मैं यूयू से मिलने आई थी ताकि इसी बारे में बात करूं। एक अनकही कड़वाहट मेरे सीने में उबलकर गले तक आ गई। मैंने खुद पर ताना मारा, एक हल्की सी मुस्कान बनाई और पलटकर उन्हें एक पल भी और नहीं देखना चाहा। प्यार न मिलने की तो आदत हो गई थी। रात के खाने के बाद न जाने क्यों माँ का मूड खराब हो गया। वो अकेली अपने कमरे में गई और फोन पर कुछ ढूंढने लगी। मैं पास जाकर देखा तो वो मेरा नंबर ढूंढ रही थी। फिर बार बार मेरे फोन पर कॉल करने लगी, लेकिन हर बार घंटी बजती रही, कोई उठाता नहीं था। थोड़ी देर बाद माँ ने फोन बिस्तर पर पटक दिया। अब तो मेरी कॉल भी नहीं उठाता। सच में समझता है कि किसी को उसकी परवाह है। लेकिन फिर उसने हॉस्पिटल की नर्स को फोन लगाया। सुशान्यान ने तुमसे कहा था ना, अब कौन सी चाल चलने वाला है? जाकर उसे बोलो कि ज्यादा होशियारी न दिखाए। अभी आकर अपने भाई से माफी मांगे तो मैं उसे घर वापस आने दे सकती हूँ। दूसरी तरफ लाइन पर कुछ सेकंड की खामोशी रही। फिर कॉम्पति आवाज आई, डायरेक्टर, सुशानान का 1 हफ्ता पहले देहांत हो गया। एक्सीडेंट से उसका दिल फट गया था, लेकिन सारे डॉक्टर तो आपने उसके यांकू के कमरे में बुला लिए थे। कोई सर्जन उसका ऑपरेशन नहीं कर पाया। ये सुनते ही माँ की पुतलियां सिकुड़ गईं और वो वहीं जम गई। लेकिन कुछ ही सेकंड में उसने फिर बेपरवाही का चेहरा बना लिया। मैं जानती हूँ वो अब भी मेरी बात पर यकीन नहीं कर रही। माँ ने एक ठंडी हंसी छोड़ी। ये भी तुम्हें शुआन्यान ने सिखाया है ना? सोचता है कि ऐसी बातें कहकर मुझे उकसाएगा और कोई फायदा होगा। नर्स ने जल्दी से सफाई दी। डायरेक्टर, मैं सच कह रही हूँ, अपनी जान की कसम। मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि एक नर्स जो मुझे जानती तक नहीं थी, उसने मेरी मदद के लिए ऐसा कुछ कहा। माँ भी हैरान रह गई और उसका पहले का कड़वा और ताना भरा चेहरा कुछ ढुलमुल सा हो गया। वो यकीन नहीं कर पा रही थी और उसे उस दिन के एक्सीडेंट का सीन याद आया जब वो मौके पर पहुंची थी। उसका यांकू और मैं सड़क पर पड़े थे। मुझ पर कोई दिखने वाली चोट नहीं लग रही थी, बल्कि मैं कुछ उत्तेजित सा लग रहा था, जबकि उसके यांकू के चेहरे पर कुछ खरोंचें थीं और वो बहुत तड़प रहा था। बाद में उसके यांकू ने कमरे में जो बताया, उसके मुताबिक उसने पक्का मान लिया कि एक्सीडेंट के बाद उसने मुझे कार से बाहर निकाला, लेकिन मैंने उसे मारना चाहा और गुजरती गाड़ियों की तरफ धक्का दे दिया, जिससे उसे दूसरी चोट लगी। माँ ने त्योरी चढ़ाई और यकीन से कहा, यह नामुमकिन है। वो और ईकी एक ही कार में थे। ईकी तो हॉस्पिटल से बाहर आ चुका, वो इतना जख्मी कैसे हो सकता है? मत सोचो कि मैं उसकी बचकाना चालें नहीं देखती। वो बस अपने भाई से मेरा ध्यान खींचने की होड़ कर रहा है ना? मैं तुम दोनों को आगाह करती हूँ कि शरारतें और बकवास बंद करो, वरना पछताओगी। नर्स ने मेरी माँ को यकीन न करते देख
आह भरी और हार कर बोली, डायरेक्टर, मैं सचमुच झूठ नहीं बोल रही। अगर यकीन ना आए तो खुद मुर्दाघर जाकर देख लीजिए, सबूत मिल जाएगा। हालांकि माँ अब भी ठंडी और बेरुखी दिखा रही थी, लेकिन उस वक्त उसे मामले की गंभीरता का एहसास होने लगा। उसने त्योरी चढ़ाई और उसकी नजरें इधर उधर भटकने लगीं। लाइन पर मौजूद नर्स ने उसकी हिचकिचाहट भांप ली और बोलती रही, डायरेक्टर, मैं तो बस एक नर्स हूँ। मैं आपके बेटे की जान के साथ मजाक करने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? माँ घबराकर कमरे में भारी और तेज कदमों से इधर उधर टहलने लगी। तुम लोमड़ियों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया है। तुम्हें नहीं पता कि आसमान कितना ऊंचा है। नर्स के और कुछ बोलने का इंतजार किए बिना उसने गुस्से में जोर से स्क्रीन दबाकर फोन काट दिया। फोन रखने के बाद वो बेचैनी से बेडरूम में बैठ गई। न जाने क्या सोच रही थी। मैंने बस देखा कि उसने अपने होंठ जोर से दबा लिए, जिससे वो पीले पड़ गए। लेकिन मेरा अंदाजा है कि शायद वो इस बात से परेशान थी कि अगर डायरेक्टर होते हुए एक गलत फैसले से उसने अपना ही बेटा मार दिया तो डॉक्टर को क्या जवाब देगी। या शायद उसे डर था कि लोग उसकी पीठ पीछे उंगली उठाएंगे कि उसने अपने यांकू को तरजीह दी। लेकिन किसी भी हाल में उसे मेरी जिंदगी की कोई फिक्र नहीं थी। इस बात का मुझे पूरा यकीन था। लगता है उसकी गुस्से वाली आवाज सुनकर डैड ने दरवाजा खोला। मैं तो पहले ही मर चुका हूँ, ये सब सच तो नहीं है ना? माँ की आवाज कांप रही थी। साफ था कि इस बार उसे नर्स की बात पर यकीन हो गया था। लेकिन डैड को अब भी पूरा भरोसा था कि मैं नाटक कर रहा हूँ और उनका गुस्सा अब भी मुझ पर ही था। डैड ने माँ को हिकारत से देखा। तुम भी कितनी आसानी से बेवकूफ बन जाती हो। अगर एक्सीडेंट इतना गंभीर होता तो वो बुरे दिल वाली लड़की कब की इकी को घसीट कर बचाने ले जाती। इकी यहाँ सही सलामत कैसे होती? मेरे मम्मी डैड के लिए मैं हमेशा वही बुरा इंसान था जो अपने यांकू को अच्छा नहीं देख सकता था। ये बात मुझे पहले से पता थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मरने के बाद भी वो इस लहजे में मुझ पर इल्जाम लगाएंगे। और मेरे दिल में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। मैं 3 साल तक शियान के साथ रहा। दुनिया में वो अकेली इंसान थी जिस पर मुझे भरोसा था और जिसने मेरा साथ दिया। वो हमेशा मेरे सगे परिवार से मुझे पहुंचाए गए नुकसान पर तरस खाती थी, और वही थी जिसने बार बार, जब मैं बेबस था, मेरा साथ देकर मुझे आगे बढ़ाया। आज से पहले मैंने कभी उसकी सच्चाई पर शक नहीं किया। उन 3 सालों में मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उसे मायूसी हो। उल्टा, मैंने हर मुमकिन तरीके से उसका ख्याल रखा। मेरा करियर अभी शुरू ही हुआ था। कम पैसे कमाता था। जरूरी खर्चों के अलावा बाकी सारे पैसे मैं उसके लिए गिफ्ट खरीदने पर लगा देता था। मैं साथ साथ पढ़ाई और काम करता था, जिससे मेरी जिंदगी भागदौड़ से भरी थी। लेकिन मैं हमेशा उसके साथ रहने का वक्त निकाल लेता था, सिर्फ उसे सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए। मरने से ठीक पहले मैंने महीनों बचत करके उसका पसंदीदा बैग खरीदा था, जो अब भी मेरी कार की डिक्की में रखा है। मुझे लगता था कि हम हमेशा खुश रहेंगे। लेकिन अब मैंने अपने कानों से उसे सुना है कि वो मेरे परिवार के साथ मिलकर मुझे अलग थलग कर रही है और मुझे नीचा दिखा रही है। मेरी दीदी एक संतरा चबाते हुए बेपरवाही से बोली, उस बोझ के मर जाने से तो और अच्छा है। इसमें परेशान होने की क्या बात है? हालांकि मुझे पहले से मालूम था कि सब मेरे भाई को तरजीह देते हैं, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि उनकी नज़रों में मैं इतना गिरा हुआ हूँ। इतने सालों में भले ही वो मुझे चाहते न थे, लेकिन उन्हें मेरे स्वभाव के बारे में थोड़ा तो पता होना चाहिए था। मैं गोटान बिल कैसे कर सकता था, या फिर उनका प्यार पाने के लिए अपनी जान को मजाक कैसे बना सकता था? मैं सफाई देना चाहता था, लेकिन मैं कितना भी चिल्लाता, कोई मुझे सुन नहीं सकता था। जबकि सब एक के बाद एक मुझे नसीहतें दे रहे थे। माँ ने अपनी कमर सीधी की, अपना पुराना रौबदार अंदाज फिर से अपना लिया। कल मैं खुद हॉस्पिटल जाकर उनकी पोल खोलूंगी। अगर शुआ न्यान मुर्दा घर में नहीं मिला तो देखना, मैं उसकी टोंगे न तोड़ दूं और उस नर्स को भी निकाल दूंगी। माँ के शब्द मेरे दिल में सीधे कांटे की तरह चुभ गए। इतना दर्द हुआ कि सांस लेना मुश्किल हो गया। न जाने माँ को मेरी लाश देखने की कितनी चाह थी कि अगर मैं जिंदा बच गया तो अभी वो अपना गुस्सा शांत करने के लिए मेरी टोंगे तोड़ना चाहती थी। शायद आसमान को मुझ पर तरस आ गया और अचानक खिड़की के बाहर बूंदाबांदी शुरू हो गई। उसकी बातें, जो सुनने में हल्की लग रही थीं, मेरे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ों की तरह पड़ रही थीं। लेकिन मैं दर्द की कोई आवाज नहीं निकाल पा रहा था। अब आखिरकार मुझे साफ साफ समझ आ गया कि सब मेरी मौत चाहते थे। शायद मेरी मौत की पुष्टि करने की जल्दी में, या शायद मेरा झूठ पकड़ने की उतावली में। अगली सुबह माँ बिना नाश्ता किए ही तेजी से हॉस्पिटल चली गई। डैड उसकी चिंता में पीछे पीछे हो लिए। उस वक्त डैड माँ से भी ज्यादा बेसब्र लग रहे थे मेरी लाश देखने के लिए। उन्होंने तो एक्सीलेटर पर पूरा पैर दबा दिया। मेरी आत्मा माँ के पीछे घिसटती हुई एक ठंडक महसूस कर रही थी। मैंने कड़वी हंसी हंसी, वाह, मैं कार में हूँ, लेकिन मेरी आत्मा पीछे उड़ रही है। हॉस्पिटल जाते वक्त माँ डैड से शिकायत करती रही कि मैं फिर उनका वक्त बर्बाद करूंगा। उस कमीने बच्चे ने हमें कभी चैन नहीं लेने दिया। सारा दिन जिंदगी मौत का ड्रामा करता है, असल में मरने की हिम्मत नहीं है, और पैसे खर्च करके दूसरों को रिश्वत देकर अपनी मौत का नाटक करवाता है। जरूर हम उसे बहुत पैसे देते हैं। माँ का यह कहना है कि मैं ड्रामा करता हूँ, बिना वजह नहीं था। ऐसे परिवार के माहौल में इतना वक्त रहते हुए मुझे गहरा डिप्रेशन हो गया था। मैंने माँ से बात करके समझाने की कोशिश की थी। उम्मीद थी कि वो समझेंगी, लेकिन उन्होंने उसे हल्के में लिया। नाटक करना बंद करो, हमने तुम्हें बिगाड़ बिगाड़ कर ऐसा कर दिया कि तुम्हें होश ही नहीं रहा। मैं सिर झुकाकर चुप रहता। अगर बिगाड़ने की बात है तो उसका यांकू सबसे ज्यादा उस कसौटी पर फिट बैठता है। मुझे तो कभी लाड़ प्यार मिला ही नहीं, न ही कभी परिवार के प्यार की गर्माहट महसूस करने दी गई। मेरे सबसे बुरे दौर में मैंने मरने का भी सोचा, लेकिन नींद की गोलियों की पूरी शीशी खाने के बाद भी मैं मर नहीं पाया। जब हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में मेरी आंख खुली तो मुझे राहत नहीं, बल्कि मायूसी और डर महसूस हुआ।
मैं सोचता रहा कि मरना भी मेरे लिए इतना मुश्किल क्यों है, और मुझे पता था कि अब मेरा इंतजार एक जबरदस्त डांट कर रही है। जैसी उम्मीद थी, जब माँ ने मुझे आंखें खोलते देखा तो उनका पहला वाक्य था, मरना ही है तो बाहर जाकर मरो, यहाँ मरोगे तो घर में बदबू नहीं फैलेगी, उसके बाद हम कैसे रहेंगे। डैड ने आंखें फाड़कर मुझे घूरा, शू शेनान, तेरी माँ और मैंने तुझे पाला है इसलिए कि बुढ़ापे में हमारी देखभाल करे और हमें दफनाए। हम दो बातें कहते हैं और तू निकल लेता है। इतने सालों में तुझ पर जो वक्त और मेहनत लगाई वो सब कुत्तों ने खा ली। लेकिन मैंने बहुत सोचा और मुझे याद नहीं आया कि इतने सालों में उन्होंने मेरे लिए क्या किया। मुझे खाना दिया ताकि मैं भूख से न मरूं, लेकिन मैं वही खा सकता था जो उसके याकों को पसंद नहीं था। कपड़े दिए ताकि मैं नंगा न घूमूं, लेकिन अच्छी कमाई के बावजूद मेरे लिए ज्यादातर कबाड़ी बाजार का सामान खरीदते थे। इकलौते ब्रांडेड कपड़े वो होते थे जो उसकी आंखों नहीं चाहता था। कहते थे फेंकने में शर्म आती है। यहाँ तक कि स्कूल की वर्दी भी, कम से कम इस तरह तो मुझे ये दर्द नहीं झेलना पड़ता। मुझे तो लगता था कि मेरी हालत घर के कुत्ते से भी बदतर है, सिर्फ इसलिए कि वो उसके यांकू का पालतू था। उसका खाना लग्जरी था, सैकड़ों युआन की बोरियां, और मैं बचपन से बिना पोषण वाली चीजें खाता था। इसीलिए मैं हमेशा अपनी उम्र के बाकियों से छोटा और दुबला रहा। मुझे साफ साफ महसूस होता है कि वो मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन बार बार वो मुझे नैतिक रूप से ब्लैकमेल करते हैं कि उन्होंने मुझे पाला है। मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, उनका सामना नहीं करना चाहता। लेकिन डैड ने मुझे कपड़ों से पकड़ लिया। शुशानयान, तू बोलता क्यों नहीं? मैंने तुझ जैसा बेटा कैसे पैदा कर लिया? तुझे बुनियादी माँ बाप का अदब भी नहीं पता। लेकिन सच में मुझे नहीं पता कि मैं उन्हें किस तरह से जवाब दूं। उनकी नज़रों में मेरी सफाई जिद है, मेरा टूटना अपरिपक्वता है। हर चीज़ मुझे बहुत ज्यादा दबाव देती है, लेकिन मुझ में लड़ने की ताकत तक नहीं है। अचानक डैड ने जोर से ब्रेक लगाया, जिससे मैं अपने ख्यालों से बाहर आया। मैंने नजर उठाकर हॉस्पिटल का गेट देखा। एक अनकही उदासी थी। यहीं पर माँ ने अपने यांकू के लिए जिसे बस खरोंच आई थी, सारे डॉक्टरों को रोक लिया और मेरे बचने का आखिरी मौका छीन लिया। यहीं पर मुझे गहराई से एहसास हुआ कि मुझे कितना कम प्यार मिलता है। डैड की मुक्कें मुझ पर बरसने वाली थीं। माँ हॉस्पिटल में दाखिल होते ही हमेशा की तरह रौब में है। आते जाते डॉक्टर और नर्स उसे सलाम करने रुकते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि लोग गुजरते वक्त पलटकर माँ की पीठ पीछे कुछ बड़बड़ाते हैं। मगर उस वक्त माँ का ध्यान उस तरफ बिल्कुल नहीं है। वो तेजी से हॉस्पिटल के इंक्वायरी काउंटर पर गई और बोली, ढूंढो, शुआनियान किस कमरे में है? माँ की आवाज सुनते ही नर्स ने झटके से सिर उठाया। जी डायरेक्टर, अभी ढूंढती हूँ। दरअसल पूरे हॉस्पिटल को मेरी मौत का पता है, नर्स को भी अच्छी तरह मालूम है। लेकिन उस वक्त अगर वो मेरी मौत की खबर एकदम से दे देती तो बिना शक माँ की नाराजगी मोल लेती। इसलिए वो बस अनजान बनकर कंप्यूटर पर मेरे पुराने रिकॉर्ड ढूंढने लगी और फिर स्क्रीन घुमाकर माँ को खुद देखने को दे दी। स्क्रीन पर पुराने रिकॉर्ड देखकर माँ की आंखों में हैरानी की एक चमक दौड़ गई। वहां साफ लिखा था, शुआन्यान, हृदय गति रुकना, इमरजेंसी रिसिटेशन के बाद मृत्यु। नीचे एक चटकीली लाल लाइन थी, शव मुर्दा घर में, नंबर 106, परिजनों ने अभी तक नहीं लिया। आसपास की हवा में सन्नाटा छा गया। नर्स ने अपने हाथ भींच लिए। साफ था कि वो शांत रहने का नाटक कर रही है। डायरेक्टर, आपसे विनती है कि संयम रखें। माँ ने नर्स को तिरछी नजर से देखा और खुद से बुदबुदाई, शुआन्यान, तुम्हारे पास बहुत चालें हैं, यहाँ तक कि हॉस्पिटल के रिकॉर्ड तक जाली बनवाने के लिए किसी को रिश्वत दे दी। लगता है सचमुच मैंने तुम पर कम ध्यान दिया। उम्मीद नहीं थी कि अब तुम ये काबिलियत रखते हो। नर्स कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करती, सिर झुकाकर चुप रहती है। मेरे भी पसीने छूट रहे थे, लेकिन शुक्र है उस वक्त माँ का सारा गुस्सा मुझ पर ही फूट रहा है। वो मुड़ती है और मुर्दाघर की तरफ चल देती है। पास खड़े डैड ने हिकारत से नाक भौं सिकोड़ी। ये कमीना कमबख्त हमेशा मुसीबत खड़ी करता है। उसका भाई जख्मी है और देखभाल चाहिए, और ऊपर से हमारा वक्त बर्बाद कर रहा है। जब मिलेगा तो इसके कान खींच लूंगा। मैं डैड के सामने तैर रहा हूँ, थोड़ी बेबसी से इस जाने पहचाने चेहरे को देख रहा हूँ। मेरे प्यारे डैड, क्या आपको मेरी साबुत लाश तक नहीं छोड़नी? वो और माँ एक दूसरे के पीछे पीछे चल रहे हैं। ऐसे नहीं लग रहे जैसे दो माँ बाप अपने बेटे की लाश घर ले जाने आ रहे हों, बल्कि जैसे कर्ज वसूलने आए हों। माँ ने लात मारकर मुर्दा घर का दरवाजा खोला। पहले से तंग गलियारा जोरदार गूंज से भर गया। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर जल्दी से दौड़ा, डायरेक्टर, आप अपने शियानयन को घर ले जाने आई हैं, मैं भी उनका शव निकालता हूँ। लेकिन उस पल मेरा शव देखकर माँ डरकर एक कदम पीछे हट गई। वो यकीन नहीं करना चाहती और बार बार जांच करती है। मेरी आंखें खोलती हैं तो पुतलियां धुंधली हैं। मेरी सांस चेक करती है तो अनजाने में मेरी अकड़ चुकी बॉडी को छू लेती है। अचानक वो मेरे ऊपर से सफेद चादर हटाती है और मेरा नंगा बदन सामने होता है। रिसिटेशन के बिजली के झटकों के निशान अब भी हैं। मैं एक पीली मूर्ति सा हो चुका हूँ। माँ लड़खड़ाकर दीवार से टिककर बैठ जाती है, खुद को बाहों में जकड़ लेती है। ये कैसे मुमकिन है? कैसे हो सकता है? उस दिन मैंने उसे देखा था, जख्मी नहीं लग रहा था। मानसिक हालत बहुत अच्छी लग रही थी। सचमुच मैं जख्मी नहीं लग रहा था। अपने भाई को गले लगाने से हाथों पर कुछ हल्की खरोंचों के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन ठीक इसलिए कि मैंने पलटकर अपने भाई को गले लगाया और उसे अपने नीचे दबा लिया, जोरदार टक्कर से मेरा दिल फट गया। मेरी मानसिक हालत इतनी अच्छी दिखने की वजह यह थी कि अंदरूनी अंगों के फटने से मैं मरने ही वाला था और मेरे शरीर में एड्रेनलिन चरम पर पहुंच चुकी थी। माँ तो हॉस्पिटल की डायरेक्टर है, जरा और ध्यान देती तो नोटिस कर लेती, लेकिन उसे तो सिर्फ मेरे भाई की फिक्र थी।
मुझे उसने कभी एक बार से ज्यादा देखा तक नहीं। डैड ने भी हाथ बढ़ाए, मेरे चेहरे को सहलाना चाहा। शायद मेरी मौत की शक्ल बहुत भयानक थी। उनका बढ़ा हुआ हाथ हवा में ही रुक गया। उस वक्त डैड अब माँ को दिलासा नहीं दे सकते थे। मेरे बिस्तर के सामने जड़ होकर देखते रहे। इतने सालों में ये पहली बार है जब मैंने डैड को इतनी गंभीरता से मेरा चेहरा देखते देखा। और ये भी पहली बार है जब उन्हें एहसास हुआ कि मेरा चेहरा उनसे इतना मिलता जुलता है। यहाँ तक कि आंख के कोने का तिल भी एक ही जगह है। नहीं पता डैड क्या सोच रहे थे। और तो क्या, उन्होंने एक बाप होने के नाते अपने बेटे की लाश देखकर थोड़ा गम महसूस किया या नहीं। मैं चाहता था कि डैड मेरे लिए दुखी हों, भले ही मेरी मौत के बाद। कम से कम इतना तो होता कि मैं खुद को आवारा कुत्ते से कम न समझता। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि वो मेरे लिए दुखी हों, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इस अचानक मिले पिता प्रेम का सामना कैसे करूं। वो वहीं खोए खोए खड़े रहे, बिना एक शब्द कहे, बिना किसी भाव के। यहाँ तक कि कोई इमोशन भी नजर नहीं आया। खबर सुनते ही उसका यांकू बड़ी दीदी के साथ हड़बड़ाकर पहुंच गया। मेरी दीदी ने जब मेरी लाश देखी तो वो भी बहुत घबरा गई। दरवाजे से ही चिल्लाई। काफी देर तक पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसके यांकू ने मम्मी डैड का बुझा हुआ रवैया देख भांप लिया कि कुछ गड़बड़ है। अंदर आते ही वो मेरे बिस्तर पर दौड़ा और जमीन पर घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, भैया, तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? क्या तुम मुझसे इस बात की चुभन रखते हो कि मैंने तुम्हारी विदेश पढ़ने की सीट छीन ली और मुझसे बदला लेने के लिए खुद को मार डाला? मैंने बेबसी से सिर हिलाया। मैं तो पहले ही मर चुका था। मेरी लाश मम्मी डैड के सामने पड़ी थी। चाहे वो कुछ न कहता, मैं तो उठकर उस पर इल्जाम नहीं लगा सकता था। मम्मी डैड के सामने तो वो उससे पहले जैसा ही प्यार करते रहेंगे, बल्कि मेरे जाने से उसे और ज्यादा अहमियत देंगे। मुझे नुकसान पहुंचाने की क्या जरूरत थी? मम्मी डैड को उस वक्त साफ तौर पर उस पर ध्यान नहीं था। उसका यांकू बुरी तरह रोने धोने के बाद पछतावे का नाटक करते हुए जमीन पर बैठ गया। सॉरी भैया, सब मेरी गलती है। अगर मैं न होता तो तुम्हारी ये हालत न होती। ये कहकर उसने जोर जोर से खुद को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। साफ था कि वो मम्मी डैड का ध्यान खींचने की बहुत कोशिश कर रहा था। आमतौर पर तो वो एक खरोच तक नहीं लगने देता था। ये देखकर मम्मी डैड और दीदी ने गम भूलकर झट से अपने यांकू को रोक लिया। माँ ने उसे जोर से गले लगाया। है सब ठीक है इकी, ये तुम्हारी गलती नहीं। उसके अपने लालच ने उसे मारा। वो इसी लायक था। विदेश पढ़ने की सीट का जिक्र आते ही मैं एक पल को ठिठक गया। मेरा ध्यान 2 साल पीछे चला गया। मैं अपने यांकू से 4 साल बड़ा हूँ। उसकी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के साल मैं चौथे साल में था। मैं जानता था कि मम्मी डैड पर भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए बचपन से जी तोड़ मेहनत करके अपना रास्ता खुद बनाना चाहता था। इस घर से भागना चाहता था। यूनिवर्सिटी के 4 सालों में मैंने एक पल भी ढील नहीं दी। पहले साल ही पूरी क्लास में टॉप किया और नेशनल स्कॉलरशिप जीती। दूसरे साल 8 स्कोर के साथ येल्स पास किया। इस दौरान मैंने अनगिनत बड़े छोटे अवार्ड जमा कर लिए, जो ढेर करने पर लगभग मेरी ऊंचाई के बराबर होते। आखिर में लगातार 4 साल टॉप करने पर मुझे दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी के लिए सिफारिश मिल गई। लेकिन उसका यांकू, जो न पढ़ता था न काम करता था, एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया और घर वापस आकर बोला कि उसे विदेश पढ़ने जाना है। मम्मी डैड जानते थे कि विदेश में भी वो सिर्फ वक्त बर्बाद करेगा, लेकिन फिर भी खुशी खुशी मान गए। सिर्फ मैं जानता था कि उसका यांकू अब पढ़ना नहीं चाहता था। उसका अचानक विदेश जाने की बात करना बस मेरा विरोध करने के लिए था। इसलिए माँ ने खास मेरे लिए एक शानदार डिनर बनाया और सारी रात मेरी प्लेट में मांस डालती रही। शियान, घर में पैसे सिर्फ एक के विदेश पढ़ने के लिए हैं। देखो, तुम्हारा भाई तो अभी अभी हाई स्कूल खत्म करके आया है। बेहतर है उसे जाने दो। असल में मम्मी डैड की कमाई से दोनों की विदेश में पढ़ाई हो सकती थी। लेकिन कुछ वक्त पहले ही कुछ तगड़े तगड़े आदमी घर में घुस आए थे और बोले कि उसके यांकू ने जुआ खेलकर भारी सूदखोर कर्ज ले लिया है और नहीं चुकाया तो टांगे तोड़ देंगे। तब पहली बार मैंने डैड को अपने यांकू पर गुस्सा होते देखा। लेकिन वो बस कुछ डांट फटकार थी। मुझे जब पीटते थे उसके मुकाबले तो कुछ भी नहीं था। बेटे पर जान छिड़कने वाले मम्मी डैड ने अपने यांकू के गलती मानने का इंतजार तक नहीं किया और उसका बहुत बड़ा कर्ज चुका दिया। इसलिए बचा हुआ पैसा सिर्फ हम दोनों में से एक के विदेश पढ़ने लायक रह गया। उसके यांकू को विदेश जाने की बात करते सुन मम्मी डैड को लगा कि उसने सचमुच जुआ छोड़ दिया है। हालांकि जानते थे कि विदेश में बस कोई ऐसी वैसी यूनिवर्सिटी ढूंढकर आराम फरमाएगा। फिर भी ये जुआ खेलकर घर बर्बाद करने से बेहतर था। इसी वजह से मम्मी डैड ने उसे जल्दी से बाहर भेजने की उतावली में मनमाने ढंग से मेरा विदेश में पोस्ट ग्रेजुएशन का मौका छीन लिया और बची सारी जमा पूंजी उसके यांकू की पढ़ाई और वहां की जिंदगी पर लगाने का फैसला कर लिया। मैंने चॉपस्टिक रख दी। माँ, चाहे उसके यांकू को विदेश भेज दो, पैसे बर्बाद होंगे। मेरी यूनिवर्सिटी दुनिया की बेहतरीन है। इतने सालों में ये पहली बार था जब मैंने विरोध करने की हिम्मत जुटाई। माँ ने मुझे, जो हमेशा दब्बू रहता था, अब अपने भाई के आगे न झुकते देख कटोरा मेज पर पटक दिया। सुशानियान, तेरे डैड और मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। अब तू ग्रेजुएट होने वाला है। हमें अब भी तेरी चिंता करनी पड़ती है। तुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि पैसे कमाकर अपने बाप और मेरा नाम रोशन करे। क्या तुझे अपना भाई हाई स्कूल खत्म करते देखना बर्दाश्त नहीं? क्या तू पढ़ नहीं सकता था? इतना बेरहम कैसे हो सकता है? माँ बोलते बोलते और भावुक होती जा रही थी। क्या तू अपने डैड और मुझे बर्बादी की तरफ धकेलना चाहता है? ये सुनते ही मैं कुछ सेकंड के लिए सन्न रह गया। सारी शिकायत गायब हो गई और एक पल को मुझे माँ पर तरस भी आया। सोचा कि मैं कितना नाफरमान हूँ। जानता था कि मम्मी डैड मेरे भाई की फिक्र करते हैं, फिर भी उस सीट के लिए जिद कर रहा था। शायद इसलिए कि मैं अभी माँ के प्यार की आखिरी किरण से चिपका हुआ था।
आखिरकार मैं पिघल गया। माँ से वादा किया, गुस्सा मत हो माँ, मैं अपने भाई को मौका दे रहा हूँ। मैंने भोलेपन से सोचा कि इससे मम्मी डैड का बोझ कम हो जाएगा। उसके बाद मैंने पढ़ाई का मौका छोड़ दिया और मम्मी डैड से फिर कभी पैसे नहीं मांगे। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते ही मैं अकेला बाहर काम करने चला गया। महीने की 2,000 से कम ट्रेनिंग सैलरी में से भी 1,000 बचाकर मम्मी डैड को देता था। हालांकि जानता था कि ये पैसे उनके लिए कोई मायने नहीं रखते, लेकिन कम से कम घर में थोड़ा योगदान तो दिया। इतने सालों के पालन पोषण का कर्ज उतारा। ठीक इसी वजह से जब उसका यांकू विदेश में था, मम्मी डैड ने मुझे थोड़े वक्त के लिए स्वीकार कर लिया। लेकिन अब मुझे उस फैसले पर पछतावा हो रहा है। अगर मैंने उसके यांकू को सीट न दी होती तो शायद अब मैं विदेश में होता, अच्छी नौकरी करता और इतने दर्दनाक तरीके से न मरता। मेरी मौत के बाद माँ का ध्यान भटका भटका रहता। उसने कुछ दिन की छुट्टी लेकर मेरा सामान समेटा। अगर ठीक से याद है तो ये पहली बार था जब माँ ने मेरी किसी चीज के लिए काम से छुट्टी ली, लेकिन ये आखिरी भी थी। बचपन से चाहे पेरेंट्स मीटिंग हो, स्कूल का फंक्शन या कोई कंपटीशन, माँ कभी नहीं आई। तब मेरी सबसे बड़ी इच्छा होती थी कि माँ एक दिन की छुट्टी लेकर मेरे साथ रहे। लेकिन उसके यांकू के लिए वो साथ जो मेरे लिए एक नामुमकिन सपना था, उसे किंडरगार्टन से ही आसानी से मिल गया था। चाहे पेरेंट्स मीटिंग हो या स्प्रिंग आउटिंग, माँ सब कुछ छोड़कर वक्त पर पहुंचती। मुझे याद है, तीसरी क्लास में एक बार मुझे लगातार 3 दिन तेज बुखार रहा और माँ ने कभी मेरी देखभाल का सोचा तक नहीं। आया ने कई बार जिद की कि मुझे हॉस्पिटल ले जाए, लेकिन माँ ने काम के बहाने मना कर दिया। जब तक मेरा बुखार 40 डिग्री के करीब पहुंच गया, तब माँ लंच ब्रेक के दौरान बेमन से घर आई। बस एक छोटी सी बीमारी है, बुखार की दवा से ठीक हो जाएगा, और ऊपर से खास आना पड़ा। कितनी झंझट है। लेकिन जैसे ही वो मुझे हॉस्पिटल ले जाने लगी, उसके यांकू के टीचर के एक फोन ने माँ को वहां से भगा दिया। उस वक्त मैं बुखार से चकरा रहा था। बस माँ की घबराई आवाज सुनी, क्या, और क्योंकि घुटने की खाल छिल गई। दूसरी तरफ लाइन पर टीचर ने माँ को शांत करने की कोशिश की। मैडम, फिक्र मत कीजिए, बस हल्की सी खरोच है, स्कूल की नर्सरी में इलाज कर दिया है, कोई गंभीर बात नहीं। लेकिन माँ ने टीचर को ही झाड़ दिया। आप लोग टीचर होकर ऐसी गैर जिम्मेदाराना बातें कर रहे हैं, मतलब कोई गंभीर बात नहीं। अगर हमारी यूक की टोंग पर कोई निशान रह गया तो मैं अभी स्कूल आकर उसे ले जाऊंगी और हॉस्पिटल लाऊंगी। टीचर ने माँ का गुस्सा देखकर घबराकर हाँ कह दी। इस तरह माँ मुझे बीमार छोड़कर फिर चली गई और स्कूल से उसके यांकू को लेकर भागती भागती हॉस्पिटल पहुंची। माँ ने फिक्र में पड़कर हॉस्पिटल के सबसे अच्छे सर्जन को बुलाया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसके यांकू के घुटने के खरोंच का कोई निशान न रहे। डॉक्टर ने देखा कि उसके यांकू के घुटने से खून तक नहीं निकला तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। आखिर माँ की जिद पर उसने बड़े ध्यान से मोटी पट्टी बांध दी। फिर भी माँ को भरोसा नहीं हुआ। उसने टिटनेस का इंजेक्शन लगवाने पर जोर दिया, कहीं कुछ हो न जाए। उसके यांकू को शांत करने के लिए माँ ने पूरी दोपहर की छुट्टी ली और उसे अम्यूजमेंट पार्क ले गई। तभी आया का फोन आया। तब माँ को याद आया कि मैं अब भी हॉस्पिटल में हूँ। आया ने हिचकते हुए माँ से पूछा, डॉक्टर कहते हैं कि जुआनियान को निमोनिया है और ड्रिप लगानी है, क्या आपके पास वक्त है? आया की बात खत्म होने से पहले ही माँ ने बीच में काट दिया, मेरे पास वक्त नहीं है, युग जख्मी है, मैं उसी में लगी हूँ। उस शान की छोटी मोटी तकलीफों से वो मरेगा नहीं, जाकर इंजेक्शन लगवाकर जल्दी वापस लाओ, ड्रिप की जरूरत नहीं। आया ने मुझे बुखार में तपते और आंखें लगभग बंद किए देखा। उसे तरस आया, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि सानियान की हालत बहुत गंभीर है, अगर समय पर इलाज न हुआ तो उसे सिक्वल हो सकता है। माँ का सब्र खत्म हो गया। किस डॉक्टर ने कहा? मैं हॉस्पिटल डायरेक्टर होकर इतनी सीधी सादी बीमारी नहीं समझती। आया के पास कोई चारा नहीं था, माँ की बात माननी पड़ी। मुझे इंजेक्शन लगाया और घर ले आई, और इस तरह सचमुच मुझे सिक्वल रह गया। तब से जब भी जुकाम होता, निमोनिया में बदल जाता और बिना एक हफ्ते ड्रिप के ठीक नहीं होता। मेरी वोकल कॉर्ड भी 1 महीने खांसी के कारण खराब हो गई, जिससे मेरी आवाज हमेशा भारी रहती है। मैं, जो किंडरगार्टन से बैंड का मुख्य गायक था, मेरा सबसे बड़ा सपना सिंगर बनना था और किसी दिन एक बड़े मंच पर खड़ा होना। लेकिन इस बीमारी और माँ की लापरवाही की वजह से वो सपना एक नामुमकिन कल्पना बनकर रह गया। और हाई स्कूल के दूसरे साल में एक क्लब एक्टिविटी के प्रदर्शन के दौरान एक बदकिस्मत हादसा हुआ। मैं स्टेज से गिर गया और सिर पर चोट लगी, खून रुक नहीं रहा था। टीचर और सहपाठी डर गए। क्लास टीचर ने झट से मुझे कार में डालकर उस हॉस्पिटल पहुंचाया जहां माँ काम करती थी, लेकिन वो माँ से किसी भी तरह संपर्क नहीं कर पाया। इमरजेंसी में टीचर को पहले मुझे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। किस्मत से हड्डी को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन 8 टांके लगे। जब माँ ने टीचर को वापस कॉल किया तो उसका पहला वाक्य था, वो शुशानयान फिर स्कूल में मुसीबत कर रहा है। ये बच्चा बचपन से कभी अच्छा नहीं रहा, अगर गलती करे तो मार मार कर खत्म कर दो, हमें माँ बाप को बताने की जरूरत नहीं। टीचर ने जल्दी से माँ को समझाया, मैडम, साने की माँ, आप गलत समझ रही हैं। साने बहुत अच्छा बच्चा है, बस आज स्कूल में चोट लग गई, अभी वो आपके हॉस्पिटल में है। माँ तुरंत चौकन्ना हो गई, लेकिन फिक्र से नहीं, क्या जख्मी हुआ? किसी और बच्चे से लड़ाई तो नहीं की? वो दूसरा बच्चा ठीक है। माँ की बातें सुनकर मेरा दिल जोर से धक धक करने लगा। बचपन से मैंने कभी किसी से बहस नहीं की। माँ की पहली प्रतिक्रिया ये सुनकर कि मुझे चोट लगी है, ये पूछना था कि क्या मैंने किसी से लड़ाई की। एक माँ भले ही अपने बेटे को न जानती हो, पर इस हद तक गलत नहीं समझ सकती ना। और सबसे बुरी बात यह कि गलत समझने के अलावा उसने मेरी चिंता करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई, बल्कि पहले दूसरे के बच्चे की फिक्र की। मुझे थोड़ी शर्मिंदगी हुई और चाहा कि टीचर माँ से फोन रखवा दे। टीचर, मैं ठीक हूँ, माँ काम में बिजी हैं, उन्हें आने की जरूरत नहीं। मेरी आवाज सुनते ही माँ ने टीचर के साथ शालीनता तक छोड़ दी और मुझे गाली देने लगी।
शूशानान, यहाँ समझदार बनने का नाटक बंद करो। मुझे लगता है तुम्हें डर है कि कहीं मैं आकर तुम्हारा बहाना न पकड़ लूं। एक बार भी चैन से नहीं रह सकते। रोज जानवरों की तरह काम करके तुम्हारी स्कूल फीस भर रही हूँ, तुम मुसीबतें खड़ी करने के लिए नहीं। मैं कड़वा सा मुस्कुराया। लगता है माँ को पूरा यकीन था कि मैंने कुछ अच्छा नहीं किया। टीचर अब और सुन नहीं पाया, माँ को बीच में रोका। मैडम, जियाने की माँ। जियाने स्कूल के क्लब प्रदर्शन के दौरान स्टेज से गिर गया। आपने बच्चे को गलत समझा, मगर सानियान काफी जख्मी है। अभी अभी सिर पर टांके लगे हैं। क्यों ना आप उसे कुछ दिन आराम करने के लिए ले जाएं। ये सुनकर कि मैंने लड़ाई नहीं की, माँ आखिरकार शांत हुई, लेकिन उसका लहजा अब भी नाराजगी से भरा था। बस कुछ टांके ही तो लगे हैं, सीधे स्कूल वापस ले जाओ। टीचर के कुछ और कहने का इंतजार किए बिना माँ ने जल्दी से फोन काट दिया। उस वक्त मुझे लगा कि माँ काम में बहुत बिजी होंगी। बाद में पता चला कि असल में माँ अपने यांको की बर्थडे पार्टी की तैयारी में लगी थी। शायद माँ की दुनिया में मैं बस एक बोझ था जो मुसीबतें खड़ी करता था। मैं अक्सर सोचता, अगर हो सके तो काश माँ का इकलौता बेटा उसका यांकू ही होता। और मेरे सिर पर वो निशान आज भी दिखता है। हर बार जब आईना देखता हूँ, उस दिन के माँ के शब्द याद आ जाते हैं। शुरू से आखिर तक फिक्र का एक भी लफ्ज नहीं। एक धमाके की आवाज ने मुझे मेरी सोच से बाहर खींच लिया। माँ, जो मेरे कपड़े समेट रही थी, गलती से मेरी बुकशेल्फ से टकरा गई। किताबें जमीन पर गिर गईं। सबसे अलग दिखने वाली एक डायरी थी, जो नीली स्याही से लिखी हुई थी। माँ ने थोड़ी उत्सुकता से खुले पन्नों को देखा, धीरे से झुकी और मेरी डायरी उठा ली। मैंने बुरी तरह रोकने की कोशिश की, लेकिन बेकार गया। डायरी में बचपन से मेरी खुशियां, गम, गुस्से और छोटी छोटी बातें दर्ज थीं। पहले मैं हमेशा उम्मीद करता था कि माँ मेरी भावनाओं पर ज्यादा ध्यान दे, लेकिन अब जब मैं मर चुका हूँ तो बेहतर चाहता हूँ कि वो बीती बातें हमेशा के लिए राज की तरह दफन हो जाएं। अब मैं नहीं चाहता कि माँ मेरे बारे में कुछ जाने, क्योंकि इससे वो घाव फिर हरे हो जाएंगे जो अभी अभी भरे थे। माँ ने आखिरकार मेरी डायरी खोली, बिस्तर के किनारे बैठ गई और पन्ना दर पन्ना पलटने लगी। पहला पन्ना खोलते ही रंग बिरंगे मार्करों से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, शान का राज। माँ ने थोड़ी उलझन से त्योरी चढ़ाई और आगे बढ़ती रही। 12 जून, आज मेरा बर्थडे है। बहुत खुश हूँ क्योंकि माँ ने मुझे ये डायरी गिफ्ट में दी। ये पहली बार है जब माँ से बर्थडे गिफ्ट मिला है। सुना है दूसरे बच्चों के पास पासवर्ड वाली नोटबुक होती हैं। मेरे छोटे भाई के पास भी एक है। शायद मुझे भी इसमें लिखना चाहिए। मेरे ख्याल भी पन्नों के साथ पलट रहे थे, याद करते करते। बहुत बाद में पता चला कि ये पासवर्ड वाली नोटबुक वही थी जो उसके यांकू ने नहीं चाहिए थी। असल में उस दिन माँ को मेरा बर्थडे याद तक नहीं था। बस उसने मुझे नोटबुक पकड़ा दी और बात खत्म। लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश था। 16 जून, आज माँ ने मेरी पसंद की खट्टी मीठी पसलियां बनाई। स्कूल से लौटते ही खुशबू आ गई। मैंने बेसब्री से हाथ धोए और मेज पर बैठ गया, लेकिन माँ ने मुझे एक तरफ हट जाने को कहा, भाई के लौटने तक इंतजार करना। अचानक याद आया कि ये भी उसके यांकू की फेवरेट डिश है। आज उसके स्कूल में स्पोर्ट्स डे है। सुना था वो तीसरे नंबर पर आया, इसलिए माँ ने उसे इनाम दिया। मुझे अपना बैग उठाकर कमरे में जाकर होमवर्क करना पड़ा, लेकिन मैं बहुत थका हुआ था। होमवर्क खत्म करके अब भी जब ये लाइनें पढ़ता हूँ तो कुछ नाइंसाफी सी लगती है। जब मैं छोटा था तो मैंने भी स्पोर्ट्स डे पर सर्टिफिकेट जीते थे। कई बार हमेशा हर चीज में फर्स्ट आता था, लेकिन माँ ने कभी मुझे इनाम नहीं दिया। उस दिन जब मैं कमरे से बाहर निकला तो डैड माँ लिविंग रूम में भाई के साथ गिफ्ट खोल रहे थे। छोटे बड़े दर्जनों डिब्बों का पहाड़ लगा था। मैं उत्साहित होकर दौड़ पड़ा, लेकिन माँ ने बुरे मूड में मुझे भगा दिया। क्या देख रहे हो, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। हमेशा अपने भाई की चीजें छीनने की कोशिश मत करो। मैंने दूर से देखा और पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसके यांकों की खुशी पूरी तरह छाई थी। अचानक मुझे माँ की बनाई खट्टी मीठी पसलियां याद आ गईं। लेकिन जब डाइनिंग रूम में गया तो बस उनकी छोड़ी हुई जूठन पड़ी थी। शुशानियान, आज नौकरानी की छुट्टी है, खाकर बर्तन धो लेना। छोटा होने के नाते मैं एक स्टूल खींचकर सिंक के पास रखा और ध्यान से उनके छोड़े बर्तन और पतीले साफ किए। माँ ने एक साथ कई पन्ने पलट डाले। डायरी जो अब थोड़ी अटपटी हो चुकी थी, अचानक हाई स्कूल पर जा पहुंची। 28 अप्रैल, अब कुछ ही दिनों में 1 मई की छुट्टियां शुरू होंगी। आखिर थोड़ा आराम कर पाऊंगा। हाई स्कूल का तीसरा साल सचमुच बहुत थकाने वाला है। काश मैं भी अपनी यांकू की तरह इंटरनेशनल स्कूल जा पाता, लेकिन सोचता हूँ मेहनत का फल हमेशा मिलता है। जब किसी अच्छे स्कूल में दाखिल हो जाऊंगा तो माँ को जरूर मुझ पर गर्व होगा। ये पढ़ते पढ़ते माँ ठिठक गई। बचपन से उसने हमेशा मेरे भाई को तरजीह दी। उसे जरा सी तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं थी, इसलिए किंडरगार्टन से ही उसे इंटरनेशनल स्कूल भेज दिया, जबकि मैं हमेशा पब्लिक स्कूलों में पढ़ता रहा। जैसी उम्मीद थी, मैं शहर के सबसे अच्छे हाई स्कूल में दाखिल हो गया। लेकिन माँ इससे न खुश हुई, न ही गर्व महसूस किया, बल्कि मुझ पर ठंडा पानी डाल दिया। एक मामूली से हाई स्कूल की शिखी बघारने से क्या फायदा। तेरे डैड और मैं तेरी पढ़ाई के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। तुझे एहसान मानते हुए सबसे बेहतरीन नतीजे देने चाहिए। अगर तेरे अच्छे नंबर न होते तो कब का पढ़ाई छुड़ाकर काम पर लगा देते। एडमिशन लेटर हाथ में लिए मेरी सारी खुशी गायब हो गई। बस मायूसी रह गई। और उसका यांकू, माँ का चहेता। मैं अपने से कुछ साल बड़े कुछ गुंडों से दोस्ती कर ली और जिद करके पब्लिक स्कूल में ट्रांसफर ले लिया। वो जो पहले से ही खिलंदर था, ट्रांसफर के बाद हमेशा क्लास में लास्ट आता, लेकिन माँ ने कभी उसे डांटा नहीं। सबसे ज्यादा बस इतना कहती, मेरा बेटा बस सही सलामत रहे, इतना काफी है। 18 मई, मेरे भाई की हमारे स्कूल के गेट पर कुछ लोगों से लड़ाई हो गई। उसने अपने नए नए दोस्त बने गुंडों के साथ मिलकर इतना बवाल किया कि पुलिस आ गई।
न जाने क्यों मुझे भी थाने ले गए। जब माँ आई, मेरा भाई झट से उनकी बाहों में जा गिरा और फूट फूट कर रोने लगा। मैं असमंजस में था, समझ नहीं पाया कि वो क्या बोल रहा था। लेकिन माँ ने मुझे एक थप्पड़ जड़ दिया जो जलन से भरा था। मैंने गाल पकड़ा और समझाना चाहा, पर बात पूरी होने से पहले ही माँ ने एक और थप्पड़ मार दिया। मैं मार से सन्न रह गया। मेरे भाई ने आगे बढ़कर कहा कि मैंने जल्दी गर्लफ्रेंड बना ली थी। जब माँ ने वजह पूछी तो उसके यांकू ने मासूम चेहरा बनाया। माँ, भैया को मत मारो। दरअसल मुझे पता चला कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है और मुझे डर था कि माँ को पता चलेगा तो गुस्सा होगी। इसलिए मैंने अकेले ही उसे रिश्ता तोड़ने के लिए मनाने की कोशिश की। लेकिन भैया को लगा कि मैं बेवजह दखल दे रहा हूँ और उसने किसी को बुलाकर मुझे पिटवा दिया। शुक्र है कुछ बड़े लड़कों ने बचा लिया और मुझे चोट नहीं आई। माँ गुस्से से आग बबूला हो गई। आंखें फाड़ फाड़ कर बोली, शुष्यायान, तुझे पता है तेरे जल्द ही फाइनल एग्जाम है और तू गर्लफ्रेंड बनाने में लगा है। अच्छी बात है तो सीखता नहीं, उल्टा लड़ाई झगड़ा करता है और अपने ही भाई को पीटता है। तू मरना चाहता है, मैंने कुछ नहीं किया था, लेकिन आखिर में अपनी सफाई नहीं दे पाया। अब मैं इसे बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देता। वो आगे पन्ने पलटती रही। और भी कई मौके थे जब मुझ पर झूठे इल्जाम लगे। अचानक उसने त्योरी चढ़ाई और उसका एक्सप्रेशन गंभीर हो गया। 16 सितंबर, आज यूनिवर्सिटी का पहला दिन था। लेकिन अचानक माँ का फोन आया कि मैं छुट्टी लेकर घर वापस आऊं। पहुंचा तो पता चला कि मेरे भाई ने वो हरे जेट का कंगन तोड़ दिया जो दादी की निशानी था और माँ ने संभाल कर रखा था। तोड़ने के बाद उसने वापस डिब्बे में रख दिया। जब माँ को पता चला तो उसके यांकू ने सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया। मैंने माँ से कहा कि उसका यांकू झूठ बोल रहा है, लेकिन माँ ने मेरा यकीन ही नहीं किया, बल्कि उल्टा कहा कि मैं अपने भाई पर झूठा इल्जाम लगा रहा हूँ और धमकी दी कि भविष्य का सारा खर्च बंद कर देंगी। डैड ने स्केल उठाकर मुझे बुरी तरह पीटा और कहा कि अब से मेरा कोई बेटा नहीं। माँ सन्न रह गई। शायद उसी पल से नए साल को छोड़कर मैंने यूनिवर्सिटी के 4 सालों में लगभग कभी घर का रुख नहीं किया। माँ मुझे एहसान फरामोश कुत्ता कहती थी जो पालतू नहीं बनता। अब आखिरकार उसे सच्चाई समझ आ गई। 5 अक्टूबर, आज दादी का 70वां जन्मदिन है। बहुत रिश्तेदार आए। मम्मी डैड ने भी ढेर सारे गिफ्ट तैयार किए, लेकिन दादी ने सबके सामने सोने के कंगन वाला गिफ्ट बॉक्स खोला तो अंदर से खाली था। उसका यांकू चिल्ला पड़ा कि मैंने उसे चुरा लिया। रिश्तेदार कानाफूसी करने लगे, शायद मुझे बेपरवाह कहकर गाली दे रहे थे। मम्मी डैड ने सबके सामने मुझे सख्त सबक सिखाया। मुझे अंदाजा था जरूर फिर से उसके यांकू की करतूत है, लेकिन इस बार मैंने सफाई नहीं दी, क्योंकि अच्छी तरह जानता था कि मम्मी डैड मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। इसका जिक्र करते ही मुझे आज भी वो दिन ऐसे याद है जैसे कल की बात हो, क्योंकि वो मेरी मम्मी डैड की दी गई सबसे बुरी पिटाई थी। मैं पूरे 15 दिन घर पर पड़ा रहा, बिस्तर से उठ नहीं पाया। मम्मी डैड ने मुझ पर मौके पर ही कंगन देने का बहुत दबाव डाला, लेकिन मैंने चुराया ही नहीं था, कहाँ से ढूंढता। घर पहुंचते ही डैड ने बेइज्जती महसूस करते हुए मुझे एक लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। मैंने हाथों से सिर ढककर हल्के मारने की भीख मांगी, लेकिन मुझे अपनी आदत के उलट बिना रोए चिल्लाए देख डैड को और गुस्सा आ गया। उन्हें लगा मैं जानबूझकर जिद कर रहा हूँ, उनकी हदें लांघ रहा हूँ, तो बेल्ट निकालकर मेरे शरीर पर जोर जोर से बरसाई। मैं दर्द से चीखा, रहम की भीख मांगी, लेकिन वो मेरी गिड़गिड़ाहट सुन नहीं पाए, जैसे चाह रहे थे कि मेरी खाल उधेड़ दें। माँ एक तरफ खड़ी लगातार मुझे कोसती रही, सुशान्यान, अगर पहले पता होता कि तू अपने बाप और मुझे इतना नीचा दिखाएगा तो तुझे कभी पैदा ही नहीं करती। दूसरों के बच्चे अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, तू बस हमें शर्मिंदा करता है। तुझ जैसे बच्चे को इस दुनिया में दूसरों का नुकसान करने के लिए नहीं जीना चाहिए। उसके यांकू ने बगल से ताना मारा, मान, गुस्सा मत हो, शायद भैया की कोई छुपी मजबूरी हो। ये सुनकर डैड और भड़क गए। क्या छुपी मजबूरी हो सकती है? इसने तेरी माँ और मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। बोलते बोलते डैड मुझे गाली देते रहे और पूरे 1 घंटे तक पीटते रहे। जब थक कर रुके तो मैं जमीन पर बेहोशी की हालत में पड़ा था। अनजाने में मेरी आंख लग गई। जब जागा तो आधी रात हो चुकी थी। मैं अब भी ठंडे फर्श पर पड़ा था। पूरी ताकत लगाकर अपने आप को घसीटकर बेडरूम तक पहुंचाया। बिस्तर पर गिरते ही मुझे लगा शायद फिर कभी नहीं जागूंगा। इसके बाद लगातार 15 दिनों तक मैं बिस्तर पर पड़ा रहा, उठ नहीं पाया। बहुत बाद में पता चला कि तब उसका यांकू जुए की लत में फंस चुका था। उसने अपनी दादी का कंगन चुराकर अपना कर्ज चुकाया था। ये पढ़ते पढ़ते माँ थोड़ी बेचैन हुई और उसने मेरी डायरी जोर से दबा ली। सालों की मेरी सारी बेगुनाही की सजाएं एक एक करके उसकी आंखों के सामने आने लगीं। तब उसे पता चला कि उसके यांकू की वजह से मुझ पर इतनी बार झूठे इल्जाम लगे और मार पड़ी। उसकी यादों में जो बच्चा सिर्फ मुसीबत खड़ी करता था, वो हमेशा गलत समझा गया। असल में शैतान तो उसका यांकू था, लेकिन मैं तो पहले ही मर चुका था। अब उसे पता चलने से क्या फायदा? अगर मैं अब भी जिंदा होता तो भी इतने सालों के इस नुकसान का क्या इलाज होता? ये सब तो मेरे दिल पर गहरे निशान छोड़ चुका था। माँ की आंख के कोने में गुनहगारी का एक आंसू चमका। वो और नहीं पढ़ना चाहती थी। उसने धीरे से मेरी डायरी बंद की, सीने से लगा ली, आंखें जोर से बंद कर ली और उसका चेहरा बहुत दर्द से भरा लग रहा था। मैं बिना आवाज के लगातार रो रहा था, लेकिन इस बार मैं न तो माँ को दिलासा दे सकता था, न देना चाहता था। आखिर मैंने उसके चेहरे पर अपने लिए गुनाह की एक झलक देखी। मेरी मौत के बाद के दिनों में शियान अक्सर आती रही, इससे पहले कि माँ खुद को संभाल पाती। डोरबेल फिर बज उठी। माँ ने झट से आंसू पोंछे और दरवाजा खोलने गई। उसका यांकू भी उत्तेजित होकर बेडरूम से बाहर भागा और शियान के हाथ से झोला छीन लिया। दीदी आन, इस बार मेरे लिए क्या मजेदार चीज लाई हो? माँ ने
अपनी आदत के उलट उसे डांटा। शुशानयान, इतने बदतमीज नहीं होते। जाओ अपनी दीदी आन के लिए पानी लाओ। बोलते बोलते वो धीमे से बुदबुदाई,